हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज अपने पढ़ेंगे कृत्रिम जनन प्रौद्योगिकी। कृत्रिम जनन प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। नलायक को टेक्नोलॉजी उसी में चल रहा है अभी तक तो। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। मतलब लाल और लाली अगर जनन करने में सक्षम नहीं है तो कृत्रिम रूप से कैसे जनन करवाएं, ये होता है आर्टिफिशियल जनन या रिप्रोडक्शन। आपने अभी भी एक न्यूज़ सुनी भी होगी कुछ दिन पहले कि सिद्धू मूसेवाला की माताजी ने एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ऐसा केवल कृत्रिम जनन से ही संभव है। तो अपने बात करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली टेक्निक लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो इसमें एक बिंदु लिखो। सबसे पहले यदि सामान्य रूप से गर्भ धारण न हो तो, यदि सामान्य रूप से गर्भ धारण न हो तो निम्नलिखित विधियों से, निम्नलिखित विधियों से निम्नलिखित विधियों से कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करवाया जाता है। गर्भ धारण करवाया जाता है। पहले इसमें जो टेक्निक है उसका नाम है IVF। IVF इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF। हाँ बिल्कुल, हमेशा चलती है इनकी एड। आपको कहीं ना कहीं रोड पर लगा हुई मिल ही जाएगी, सड़क पर। हाँ, IVF वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह जिनके नए स्थापित होते हैं इनकी मिल ही जाती है आजकल एड। जनन संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनके डॉक्टर्स के नीचे या एड जो होती है उनके नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मिले मेन बस स्टैंड के पीछे। इसका अब क्या राज है ये मुझे नहीं पता आज तक, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स होते बस स्टैंड के पीछे ही है। हर जगह देख लेना चाहिए एड। हाँ, हर जगह एड देखना चाहिए, उसमें लिखा होगा मेन बस स्टैंड के पीछे। खैर कोई बात नहीं, अब अपने इनको बाज़ार में लाते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है सुनना ज़रा। इसके अंदर क्या होता है कि यदि मादा में या पुरुष में कोई कमी हो, मतलब जनन करने में सक्षम ना हो, तो अपने आर्टिफिशियल रूप से जनन करवाते हैं। इसमें एक मादा का अंडाणु और एक नर का शुक्राणु लेकर के उनको निषेचन करवाते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर उनका निषेचन करवाते हैं। और उस बच्चे को जो है तब तक मशीन में रखते हैं निषेचन करवाने के बाद में, जब तक वो या तो 8 कोशिकीय ना हो जाए या 16 कोशिका का ना हो जाए। या तो वो 8 कोशिकीय हो जाना चाहिए या 16 कोशिकीय हो जाना चाहिए। और जब ये 8 कोशिकीय या 16 कोशिकीय हो जाता है तब इसे मादा के शरीर में या माता के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है और फिर ये सेम मादा के शरीर में ही पलता है जैसे कि एक सामान्य बच्चा पलता है। इस तरह से IVF टेक्निक काम करती है। तो जिन मादाओं को ये प्रॉब्लम होती है वो ये करवा सकते हैं IVF, यानी सामान्य रूप से अगर गर्भ धारण ना हो तो फिर बाहरी रूप से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवा करके और प्रयोगशाला के अंदर बच्चा तैयार करके और इसको गर्भ के अंदर स्थापित किया जाता है। और यही टेक्निक रही है उनकी जो आपने अभी तक न्यूज़ सुनी थी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो लिखना शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन। इसमें लिखो IVF में शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन प्रयोगशाला में।
प्रयोगशाला में, शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन प्रयोगशाला में। तथा निषेचन के बाद तैयार भ्रूण को 8 कोशिकीय या 16 कोशिकीय अवस्था में गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। क्या करे हो विजय, कुछ करो दोस्त। नहीं करना? अरे यही उम्र है, देख लो, बाद में कब करोगे। लिखो, 16 कोशिकीय अवस्था में गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। देख लिया क्या? अगली टेक्निक लिखो IUI। इंट्रा यूटेराइन सेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन, सिर्फ सेमिनेशन नहीं, इनसेमिनेशन है, इनसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है देखो ज़रा, इसमें एक तिखी सुई के द्वारा या ऐसी कोई टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो बहुत ही पतली हो, पुरुष के वीर्य को डायरेक्टली मादा के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं IUI। इस टेक्निक के थ्रू आजकल आपने देखा होगा कि पशुओं के अंदर गर्भ धारण होता है। एक डॉक्टर्स होता है जो बड़ी सी सिरिंज लेके पतली सी, और जो पशु है उनके गर्भाशय के अंदर पुरुष के वीर्य को, मतलब जो पशुओं का जो फीमेल वर्जन होता है उनके वीर्य को गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है, जिस वजह से ये गर्भ धारण होता है। तो ये टेक्निक आजकल पशुओं में ज़्यादा प्रचलित है। तो लिखना 2 नंबर IUI में लिखो, बड़ी सुईनुमा संरचना के द्वारा वीर्य को गर्भाशय के पास छोड़ा जाता है, गर्भाशय के पास छोड़ा जाता है। अगली टेक्निक 3 नंबर लिखो, ICSI। ICSI इसकी फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आ जाओ, तीसरी टेक्निक, आराम से निकलना। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें शुक्राणु को डायरेक्टली अंडाणु के पास छोड़ा जाता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का डायरेक्टली ही निषेचन करवाया जाता है। टेक्निक वही है, छोटा सुई के द्वारा ही जाता है या एक तिखी सुईनुमा संरचना के द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन डायरेक्टली इसमें गर्भाशय में नहीं छोड़ते हैं, अंडाणु के पास ही छोड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कई बार पुरुषों के शुक्राणुओं में ताकत ना हो, यानी अंडाणु के पास पहुंच ना पाए, जिस वजह से मादा में गर्भ धारण नहीं होता है। सो देट अपने क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक सुईनुमा संरचना के द्वारा अंडाणु के पास ही शुक्राणु को छोड़ देते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं ICSI। बात क्लियर है क्या? तो लिखो, शुक्राणु को सीधे अंडे में प्रवेश कराना,
अंडे में प्रवेश कराना। अगला एक बिंदु लिखो, जैसे मर्जी लिख लो, नोट लगाओ तो लगा लो, मेरे पास नोट है नहीं। एमनियोसेंटेसिस, तुम्हारे पास नोट है तो लिख लो, मैं और नितिन सर तो आपसे ही मांगते हैं नोट। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, छोटा सा बिंदु है बस, अपने कृत्रिम जनन कंप्लीट हुआ। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि कई बार जो भ्रूण है उसमें विकृति होती है, यानी भ्रूण कंप्लीट नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उस विकृति को पता लगाने की टेक्निक का नाम है एमनियोसेंटेसिस। बात क्लियर है क्या? तो लिखना, भ्रूण की विकृति का पता लगाना, भ्रूण की विकृति का पता लगाना। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया। अगला बिंदु लिखो, लिंग निर्धारण। लाल और लालियों में लिंग निर्धारण है। चलो समझो ज़रा, छोटा सा बिंदु है। एक्चुअल में एक लाल के अंदर और एक लाली के अंदर कुल गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक लाल और लाली में, लेकिन इनका एक गुणसूत्र अलग होता है। 22 तो सब के अंदर होते हैं। ये टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र तो लाल और लाली दोनों में समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ी अलग होती है। एक जोड़ी कौन कौन सी? पुरुष के अंदर तो ये जोड़ी जो है इसमें होते हैं XX गुणसूत्र। XX ये क्या है? 44 तो अलग है, प्लस XX अलग है। इसी तरह एक स्त्री के अंदर भी या एक मादा के अंदर भी 44 तो सेम है, लेकिन एक जोड़ी अलग है और उस जोड़ी में होते हैं XY गुणसूत्र। ये लाल और लाली के अंदर गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से एक जोड़ी इनमें अलग होती है। जब ये मैंने गलत लिख दिया, ये XY है और ये XX है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। जब ये जनन करते हैं या संभोग करते हैं, उस दौरान लाल से कौन सा गुणसूत्र आएगा ये डिसाइड करता है कि लिंग क्या होने वाला है। हमेशा एक लड़के के अंदर XY गुणसूत्र होता है, एक लड़की के अंदर XX गुणसूत्र होता है। तो अपन बात करते हैं XY पर और XX पर। जब लाल की ओर से X गुणसूत्र आता है और मादा की ओर से भी X गुणसूत्र आता है, तो हमेशा XX का मिलन होता है और एक लड़की का जन्म होता है। और जब लाल की ओर से X आए और मादा की ओर से दूसरा X आए, तो भी हमेशा एक लड़की का जन्म होता है। जब लाल की ओर से Y गुणसूत्र आए और लड़की की ओर से X, लाल की ओर से Y और लड़की की ओर से X, तो उसको बोलते हैं XY। तब एक लड़के का जन्म होता है। एक मिनट, इसमें Y पहले लिखा है ना, ये नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पहले तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अपने साथ ही लिख देते हैं। और इसी तरह जब लाल की ओर से Y और मादा की ओर से दूसरा X आए, तो भी लड़का। तो इस तरह से जो है लिंग निर्धारण होता है, मतलब कि लड़का होगा या लड़की। अगर इस डायग्राम को देखें तो टोटली डिपेंड किस पर है? एक लड़के पर है कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि मादा के अंदर तो दोनों के दोनों गुणसूत्र X है।
एक लड़के के अंदर एक गुणसूत्र X और दूसरा Y है, तो टोटली डिपेंड है लड़के के ऊपर कि लड़का होगा या लड़की। अगर हम इनको देखें तो इसके अंदर 2 संभावनाएं तो लड़की की बन रही है और 2 संभावनाएं लड़के की बन रही है। इसका मतलब हुआ कि लड़का या लड़की पैदा होने की पूरी 50% बराबर संभावनाएं होती है। 50% संभावनाएं होती हैं लड़का या लड़की होने की, लड़का या लड़की होने की। तो पहले क्या होता था एक्चुअल में, क्या हुआ, हाँ लड़की या लड़का कर लो कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो लड़का ही है, तुमको दिख नहीं रहा। तो पहले क्या होता था एक्चुअल में, जिन मादाओं को या जिन महिलाओं को केवल लड़कियां होती थी यानी कि लड़का नहीं होता था, तो बड़े बुजुर्ग उन पर आरोप लगा देते थे। होता था, ऐसा सुना है क्या आपने? हाँ, अगर नहीं सुना है तो सुन लेना, ऐसा होता था वास्तव में। तो उन बड़े बुजुर्गों को पढ़े लिखे लोग नहीं मिले थे तुम्हारे मास्टर जैसे। तो अगर ऐसा कभी किसी घर में हो तो समझा देना, ये टोटली डिपेंड लाल पर होता है, ठीक है। और ये पूरी 50% संभावना होती है कि लड़का होगा या लड़की, यानी कि इसमें किसी का भी कोई भी सहयोग नहीं होता है भाई, ये बाई नेचर होता है। बात क्लियर है क्या? तो ये बना लो लिंग निर्धारण डायग्राम। जब ये x आते हैं तो साथ में 22 तो नर और मादा से साथ ऑलरेडी आते हैं, ध्यान रखना। 22 इधर से और 22 इधर से ऑलरेडी आते हैं, तो 44 तो हर बच्चे के पास सेम होते ही है गुणसूत्र। लिख लिए क्या? नोट हो गया क्या? चलो आगे हेडिंग लगाओ, नया चैप्टर है जेनेटिक्स। लड़कों में देखो, लड़कों में हमारा गुण है X, पर लड़कियों में Y नहीं है। देखो नलायक को तुम दूसरों का खून पीते हो, तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है किशोर का खून? तो मास्टर से सच्चाई गुड़वाई देते हो। हाँ जी, ये टॉपिक खत्म है। बिल्कुल नया है नवासी की जेनेटिक्स। जनन है वैसे तो उस लैंगिक जनन लैंगिक जनक है, वो बाद में पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ जिसके एग्जाम में पूरे प्रश्न आने की संभावना है। जनन भी आपके टॉपिक जोड़ा हुआ है। जनन मैंने आपको लैंगिक जनन लैंगिक जनन करवाया नहीं है, मैंने केवल लैंगिक जनन करवाया है, वो भी नर और मादाओं में होने वाला, ठीक है। लालियो, कितने दुख है तुम्हारे जीवन में, मौका मिलते ही बताने लग जाते हैं एक दूसरे को। चलो इधर देखो जरा, अनुवांशिकी क्या होती है। जो इस अनुवांशिकी के अंतर्गत वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि माता और पिता के गुण संतान में किस तरह से जाते हैं, उसका अध्ययन अनुवांशिकी में किया जाता है। सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है मटर के पौधों पर मेंडल ने किया है। आपके सिलेबस में केवल मेंडल भाई साहब को जोड़ा गया है, इसलिए अनुवांशिकी पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले इसमें एक बिंदु लिखो।
अताई कौन करनी, लिखो। हाँ, विज्ञान की वह शाखा, छोटी क्लास में वाले तुम अब बढ़ रहे हो क्योंकि उसमें तुमने पढ़ा नहीं था। विज्ञान की वह शाखा जिसमें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम में से एक को भी नहीं आता होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशानुगति का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशानुगति का, वंशानुगति, हाँ जी, वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। लिखो, लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आजकल आप सेट कैसे रहते हो दोनों बहनें, चुपचाप एकदम? कुछ हुआ है क्या? अच्छा, चलो। एक दुर्घटना तो मैंने भी सुनी है। क्या? आपकी जो फ्रेंड थी उनके भाई की डेथ होगी ना? हाँ, एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले। चलो लिखना, अगला बिंदु लिखो। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया, बेटसन ने किया, बेटसन ने किया। मैंने मेंडलीफ बोला ही नहीं लाइक, मैंने मेंडल बोला था, तुम लीप कहाँ से लगा रहे हो साथ में? हाँ जी, सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया। आगे लिखो तुम एक बार, सब कुछ बताएंगे तुमको। आनुवांशिकता के पिता, आनुवांशिकता के पिता, डैश लगा के लिखो, गिरगिर जॉन मेंडल, यही है भाई साहब मेंडल का पूरा नाम, गिरगिर जॉन मेंडल। आज पूरा नाम सुनो इनका, आधा नाम से क्या होगा? गिरगिर जॉन मेंडल। पिता, बापू। हाँ, ये तो बेटसन तो आधुनिक आनुवांशिकता के पिता है, पुराना तो यही है बापू। तो लिखो अगला बिंदु, आधुनिक आनुवांशिकता के पिता, आधुनिक आनुवांशिकता के पिता बेटसन, बेटसन। अगला बिंदु, प्रायोगिक आनुवांशिकता के पिता, प्रायोगिक आनुवांशिकता के पिता मॉर्गन, मॉर्गन। प्रायोगिक आनुवांशिकता के पिता मॉर्गन। अपने सिलेबस में मेंडल है, पहले मेंडल को पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, गिरगिर जॉन मेंडल, गिरगिर जॉन मेंडल, गिरगिर जॉन मेंडल। लिखो, बापू का जन्म, मेंडल का जन्म, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1882, 22 जुलाई 1882। इस दिन बापू का जन्म हुआ, अमावस की रात को। क्या हुआ? 1822 तो बोला है मैंने। अरे कोई बात नहीं, तो सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, देख नहीं सकते क्या? 22 जुलाई 1822 अमावस की रात। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, इसलिए मैंने वापस लिखा है अमावस की रात है। जन्म, हाँ 2 रुपये किलो वाला। जन्म ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया एक देश है।
लो शहर लिखो, ब्रून और सुनीता का कहाँ पर हुआ, सुनीता लिख गांव, गांव लिखो। सिलसिला सिलसिलिया। इसीलिए मैंने नहीं बोला था। सिलसिलिया है, ठीक है, ये गांव सिलसिलिया। कई लोग सिल्ली सिलिया भी बोलते हैं इसको। जो भी है, अपने गांव से क्या लेना देना है लिख लो आगे। अगला बिंदु, मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग हिरेशियम नामक पादप पर, हिरेशियम नामक पादप पर किए। लेकिन भाई साहब को सफलता नहीं मिली। लेकिन सफलता गार्डन मटर ब्रैकेट में लिखो पाइसम स्टाइवम। लेकिन सफलता गार्डन मटर ब्रैकेट में पाइसम स्टाइवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है, पाइसम स्टाइवम पर मिली। अगली हेडिंग लगाओ। हाँ लिखो लिखो आराम से। लिखना, अगली हेडिंग लगाओ मेंडल के नियम। ब्रैकेट में लिख लेना आनुवांशिकता के नियम। एक नंबर लिखो प्रभाविता का नियम। हाँ जी। दूसरा लिखो पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम लिखो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला बिंदु लिखो मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता। मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता। पहला बंदा है जिसने मेंडल के नियमों को पुनः खोज की है, उसका नाम है एरिक शेरमेक। नाम बड़े खूबसूरत ला लियो, एरिक शेरमेक। दूसरा बंदा है हागो डी ब्रीज। नाम सामने लिखा हुआ ला लियो।
तीसरा है कार्ल कोरेंस। इनकी मम्मी ने रखे होंगे, पंडित वांग भाई को नहीं, अपने अपने ही वे कार्ल कोरेंस। तो सर ये मतलब हमारे किसी ने नहीं पता, तुम पढ़ क्यों रहे हो? हाँ सर। अरे नवांश कहता है नियम नहीं पढ़ोगे तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? कल को तुम्हें संतान उत्पत्ति भी तो करनी है। तुम्हारे लक्षण बापू में, सॉरी तुम्हारे लक्षण बेटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी तो निर्धारित करना है। तो अब सोचो ज़रा, तुम बता देते हो देखते ही कि तू तो फलाना नाम हो छोरा, बस शक्ल मैच क्यों करे, क्योंकि अनुवांशिकता के गुण है उस बेटे के अंदर, है ना। तो अब दो बहनें तुमको दिखाई दे तो तुम एक दूसरे को देख करके बोल रहे तो दोनों बहना हो गए, तो क्यों बोले हो? क्योंकि चेहरा सेम सेम है। और चेहरा सेम कब होता है? जब एक ही बापू की संतान हो या एक ही मम्मी की संतान हो, अनुवांशिकता के गुण आ जाते हैं। सर मेरा और मेरे भाई का चेहरा मैच नहीं करता। हाँ तो मामा पर गए उसी मामा के नाना का गुण भी तो मामा आइडा है और माँ का गुण बेटा मावा है, ठीक है। तो केवल दादा के गुण थोड़ी आए हैं अपने अंदर, दादा के बापू में, बापू वाले अपने में, और मम्मी के अंदर नाना या नानी के, और वो गुण फिर बेटे में या बेटी में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दोनों पीढ़ियों से आ रहे हैं गुण, केवल एक पीढ़ी के नहीं होते। तो सर गुण तो मिलकर 40 से 50 से होंगे। हाँ 40-50 नहीं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इधर वाली पीढ़ी तो दादा वाली है, उसके अंदर परदादा के भी तो गुण है, और जरूरी नहीं है परदादा के, परदादी के भी तो साथ में होंगे, और परदादी पता नहीं कौन सी पीढ़ी से आई है ना, तो वो भी तो गुण होंगे। तो ऐसे नहीं होता, बहुत सारी पीढ़ियों के गुण होते हैं बच्चे के अंदर। इसी तरह नाना के अंदर जो है पर नाना के गुण होंगे, और पर नानी पता नहीं कौन सी पीढ़ी से आई होगी तो उसके भी गुण हैं। तो सारे गुण होते हैं बच्चे के अंदर। बात क्लियर है क्या? ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर 1/2 गुण आगे स्थानांतरित होते हैं, यानी जैसे कि माता के और पिता के जो गुण हैं वो आधे आधे आते हैं, आधा मापा के आधा पिता के, माता और पिता के, माता और पिता के, और दोनों मिलकर के। अरे तो भावना में मतलब आधे आधे मिलके पूरे गुण बनते हैं बच्चे के अंदर। और इससे पीछे माता के पीछे भी तो 2 राज छुपे हुए हैं, एक नाना और एक रानी। तो ये जो आधे गुण आए थे माता से, इसके अंदर 1/4 और इसके अंदर 1/4 आए हैं नानी और नाना से। इसी तरह बापू में भी तो 2 राज छुपे हुए दादा और दादी का, तो 1/4 यहाँ से आया है, 1/4 यहाँ से। अब इस दादा के पीछे भी तो परदादा था, परदादा और परदादी, तो इसके अंदर 1/8 और यहाँ से 1/8। तो इस तरह से गुण चलता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, नहीं खत्म नहीं होगा। परदादा के बाद में लड़दादा, मतलब जो भी दादा है आगे चलता रहेगा। खैर कोई बात नहीं, लिखो 1/8 के बाद 1/16, फिर 1/32, यूँ चलता रहता है। और जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक गुण अपने अंदर आते हैं, तो 0 कभी नहीं होता, ध्यान रखना। चलो आगे लिखो। रानी इसके अंदर तुम्हारी फोटो दिखा रहा है, मतलब ऊपर फोटो दिख रही है। लो खोलो इसका। पता ही क्या सर, आप भी बोल जाए। चलो आगे लिखना। मेंडल की सफलता के कारण, हेडिंग लगाओ, मेंडल की सफलता के कारण, सफलता के कारण। लिखो, मेंडल ने मटर के, क्या बात है, मटर पहली बार नाम सुना है। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। लेकिन एक समय एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अगला बिंदु, मेंडल को प्राप्त सभी आंकड़ों का, मेंडल को प्राप्त सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, सांख्यिकी
विश्लेषण किया, सांख्यिकी आगे लिखा हुआ है पीछे नहीं, सांख्यिकी विश्लेषण किया। अगला बिंदु मटर के पौधे, अगला बिंदु रोडवेज तोड़िए लिखो, मटर के पौधे पर सफलता के कारण, रुको चलो, मटर के पौधे पर सफलता के कारण, हेडिंग लगाओ मटर के पौधे पर सफलता के कारण, कि मटर के पौधे पर इस सफलता क्यों मिली, या पूछ सकता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, तो ब्रैकेट में यह भी लिख लो मटर के पौधे के का चयन क्यों, मटर के पौधे का चयन क्यों, मटर के पौधे का चयन क्यों। नंबर 1 कारण लिखो, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। दूसरा लिखो, मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा दोनों एक ही पौधे में। मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे में होते हैं। अर्थात इसमें स्वपरागण तथा परपरागण दोनों हो सकता है, स्वपरागण तथा परपरागण दोनों हो सकता है। बोलो बंदे क्या कह रहे थे, तो कोई बोला था क्या बीच में? स्वपरागण तथा परपरागण दोनों हो सकता है। अब स्वपरागण और परपरागण क्या होता है वो सुन लो जरा। कोई एक पौधा अगर हो और उस पौधे के अंदर नर जनन और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित हो, तो वो पौधा स्वयं परागण करता है, मतलब स्वयं जो है नए बीजों का निर्माण करता है, नए फूलों से नए बीजों का निर्माण करता है, उसको तो बोलते हैं स्वयं परागण, यानी एक ही पौधे के अंदर खुद के द्वारा ही जनन हो रहा है। और दूसरा क्या होता है परपरागण। परपरागण में क्या होता है, 2 अलग अलग लिंग के पौधे होते हैं। अलग अलग लिंग के पौधे होने का मतलब हुआ कि एक तो नर होगा और दूसरा मादा होगा, और नर और मादा से जब दोनों पौधे मिलेंगे तो होता है परपरागण। ये मिलने के 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब फूल होते हैं, फूल खिलते हैं, तो उस फूल के अंदर जो है इनके जो जनन वाला पार्ट होता है या परागकण होता है वो होता है। तो जब एक मक्खी यहाँ बैठती है और दूसरे पौधे पर जाकर के बैठती है तो परागण हो सकता है, उसको बोलते हैं परपरागण। या जब हवाएं चलती है तो जब पौधे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या डोलते हैं, ऐसे समझ लो, जब हिलते हैं पौधे तो इनके फूल टच होते हैं तो परागण हो सकता है, तो इसको बोलते हैं परपरागण। ठीक है, एक ही पौधे में होना स्वपरागण और एक पौधे से दूसरे पौधे में होना परपरागण कहलाता है, जिससे कि नए बीजों का निर्माण होता है या नए फलों का निर्माण होता है। अगला बिंदु, मेंडल ने परागण की घटना को विपुषण विधि से किया। तो आज के लिए इतना ही ला लियो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद लालो। इसको डिलीट मत करना।